एक्चुअली इन सब बातों के लिए पूरी तरह प्रिपेयर होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है 29 फरवरी 2020 से पहले मैं कहीं। मुझे इंतजार रहेगा। अगली बार जब तुम फ्यूचर में जाओगी तो देख पाओगी मेरा बेबी बॉय है या गर्ल। फियोना ने सुसाइड कर लिया। तिरारीरा देरारा दी दा 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 दी दा दा। वो ठीक है? हाँ। मिल सकती हूँ? बिल्कुल। हे, मैं तुम्हारी फीलिंग समझती हूँ। हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। तुम नहीं समझ रही। मैंने अपनी बेबी को मार डाला। सोचा था कि हम तीनों एक साथ सोएंगे, एक पेट डॉग लाएंगे। वो मेरे बेबी के साथ खेलेगा, उसके पीछे भागेगा। फिर मेरा बेबी स्कूल जाएगा, मैं उसके आने का इंतजार करूंगी और हर साल मैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। उसके पहली बार खड़े होने का वीडियो बनाऊंगी, उसके चलने का, दौड़ने का। समझ नहीं आ रहा उसके लिए क्या करूं। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? अगर मैं वहां नहीं जाती और फियोना को कुछ ना बताती तो उसकी ये हालत नहीं होती ना। मुझे याद है, यही सवाल तुमने मुझसे पहले भी पूछा था। इंसान अपनी मर्जी से वैसे भी कहाँ जीता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी किस्मत ऊपर वाले की देन है या फिर कोई सुप्रीम पावर हमें कंट्रोल कर रही है, लेकिन सच तो ये है कि ये सब पहले से तय होता है। हमारे बस में वैसे भी कुछ नहीं है। अगर ऐसी बात है तो इंसान होना बोरिंग है ना? ये तो मुझे भी नहीं पता।
पर हर इंसान की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी होती है, एक दूसरे को अफेक्ट करती है। एवरीथिंग हैज़ कॉज एंड इफेक्ट, और ये कॉज और इफेक्ट हर मोमेंट को बदल देते हैं। फियोना के केस में हम सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन इसमें कुछ सही गलत नहीं है। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि सही क्या था और गलत क्या था। पहला पेज खोलो। तुमने मेरी ये पिक्चर बनाई है? तुमने मेरी बनाई थी तो मैंने तुम्हारी बना दी। कितनी बुरी ड्राइंग है। रिजल्ट नहीं, मेरे एफर्ट देखो। जैसा तुम कहो। एक और दिखाती हूँ। मुझे भी पसंद आया। एक मिनट रुक जाओ भैया, मुझे एक सब्जेक्ट में जितने मार्क्स मिले हैं ना, उतने तो आपको सभी सब्जेक्ट्स में भी नहीं मिले होंगे। अच्छा, बड़ी जबान चलने लगी है। हमारे जमाने में ग्रेड्स थे ABCD और तुम्हारे हैं 1 2 3 4। फर्क देखो। वही तो, तुम्हारा भाई कभी पढ़ता ही नहीं था। स्कूल एग्जाम के बाद अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर खुशी खुशी मेरे पास आया था और कहा था, देखो मॉम, मुझे 0 नहीं मिला। मुझे तो हंसी आ गई। जरा मैं भी तो देखो कितने मार्क्स मिले हैं। क्या बात है, आगे क्या पढ़ने का सोचा है? फिलॉसफी पढ़ना है। फिर से वही से? क्या अमीर कैसे बनोगी? पढ़ाई का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता ना। बिल्कुल सही। अब तुम कॉलेज जाने वाली हो, पढ़ाई के लिए फेवरेट सब्जेक्ट ही चुनना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। और रही बात मेरे खर्चों की, तो मैं मैनेज कर लूंगी। अरे अब खर्च की बात बीच में कहाँ से आ गई? ये बताओ कैसे करोगी? देखो, ट्यूशन फी के लिए मैं कोई फाइनेंशियल हेल्प ले लूंगी, और स्कूल से जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो मेरे फर्स्ट ईयर की फीस भरने के लिए काफी है। और मेरे बाकी खर्चे और पॉकेट मनी के लिए मैं कोई पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी। अरे क्या ये पार्ट टाइम जॉब है? पढ़ाई पर ध्यान दो अपनी। कहाँ ना, मैं मैनेज कर लूंगी, तुम टेंशन मत लो। तुम आराम से जापान जाओ, ओके? तुझे कैसे पता चला? अरे वो सब छोड़ो ना। मुझे भी पता है। क्या? क्या हुआ? अब तक सोई नहीं? हाँ? दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है क्या? कुछ नहीं, ठीक हूँ। डैड, हाँ। आप मॉम से कैसे मिले थे? आज तुमने ये सवाल क्यों पूछा मुझसे? जानना था आपने मॉम को कैसे कन्विंस किया। मैं कभी नहीं बताऊंगा। आप पर मुझे जानना है। ये जवानी की दिनों की बात है। मैं रेसेस के लिए अक्सर जापान जाता था। कैसी रेसेस? मोटरसाइकिल रेस। तुम्हें भी हंसी आ रही है, पर ये सच है। पर मैंने तो आपको बाइक चलाते हुए कभी नहीं देखा, फोटो तक नहीं देखी। तुम्हें यकीन नहीं होता ना? आखिर ये क्या है? हाँ? मैं जानती हूँ, मैं यहीं पैदा हुई थी। तुम्हें किसने बताई ये बात? आपने कभी मॉम के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? लेकिन अब क्यों पूछ रही हो? उसे गुजरे कई साल हो गए। आपको क्या लगता है कि मेरी वजह से मॉम चली गई?
ऐसी बात सोचना भी मत, क्योंकि उसकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। तुम्हारे पैदा होने से एक दिन पहले तुम्हारी मॉम के साथ एक छोटी सी बात को लेकर मेरा उससे झगड़ा हो गया था। तुम तो मुझे जानती ही हो, मैं कितना जिद्दी, कितना अकड़ू हूं, हर चीज में बहस करता हूं। वो वजह मुझे याद नहीं है, पता नहीं हमने किस बात को लेकर झगड़ा किया, लेकिन उस छोटी सी बात को लेकर तुम्हारी मां बहुत गुस्सा हो गई थी, बहुत चिढ़ गई थी, और फिर वो अचानक से गिर गई। उसे बहुत चोट आई थी। उस रात को जम के बर्फबारी हुई और हमारा घर शहर से बाहर एक सुनसान इलाके में था। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, सारे रास्ते बंद हो गए थे। हॉस्पिटल तक जाना मुश्किल हो गया था। मैं जैसे तैसे तुम्हारी मां को इस श्राइन में लेकर आ गया। मैं घंटों तक बाहर इंतजार करता रहा। रह रहकर तुम्हारी मां की चीखें सुनाई देती रहीं। कितनी दर्द भरी चीख थी उसकी। डैड, ये सब मेरी वजह से हुआ था। तुम्हें भी कितना परेशान किया, तुम्हारी मां को भी दुख दिया मैंने। ये सब मेरी गलती है। बहुत देर से बैठी हो? नहीं, अभी आई हूँ। ये लो। फ्यूचर में मैंने तुम तीनों की एक फोटो देखी थी। ये वही फोटो है। ये बहुत क्रूअल है। तुम जानती हो कि मेरी मॉम मेरे पैदा होने के तुरंत बाद चल बसी। कभी कभी सोचती हूँ मेरी मॉम कैसी रही होंगी। मुझे उन्हें देखना था, उनसे बातें करनी थी, एक बार ही सही। मुझे पूरा यकीन है वो बहुत बहुत अच्छी थी, इसलिए डैड उनसे इतना प्यार करते थे। इसलिए समझ सकती हूँ तुम्हें भी बहुत दुख हो रहा होगा, गिल्ट फील हो रहा होगा। जब मुझे अपने अतीत के बारे में पता चला, मुझे भी ऐसा ही लगा था। अगर मैं पैदा नहीं हुई होती तो शायद आज मेरे डैड बहुत खुश होते, क्योंकि वो मॉम के साथ होते, मिलके शॉप संभालते, साथ में जिंदगी जीते। अगर मैं आज नहीं होती तो डैड को अकेले जिंदगी भर का ऐसे दुख ना सहना पड़ता। मैंने कई बार टाइम ट्रैवल किया। एक बात मैं जानती हूँ कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं पास्ट को नहीं बदल सकती। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरी मॉम और तुम्हारी बेबी के जाने से हमें सिर्फ दुख और पछतावा ही मिला है। सच तो ये है कि हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते। उनकी यादें हमेशा साथ रहेंगी। अब यही एक तरीका है अपनी जिंदगी को आखिर तक जीने का। इसलिए हर दिन अब मुस्कुराकर जीना है।
ऐसे उनका सैक्रिफाइस बेकार नहीं जाएगा। या तुम इसे दूसरे तरीके से सोच कर देखो। सोचो कि बेबी तुम्हें छोड़कर गया ही नहीं। वो किसी दूसरी दुनिया में बिल्कुल ठीक है, खुशी खुशी जी रहा है, अच्छा है। इसलिए हमें उसे ब्लेसिंग्स देते रहना चाहिए, फिर चाहे तुम उसे कितनी ही दूर क्यों ना हो, उसे तुम्हारा प्यार हमेशा मिलता रहेगा। मुझे इस वक्त भी ये फील हो रहा है कि मॉम मुझे देख रही हैं। I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. इस वक्त मुझे क्यों बुलाया? दरअसल मैं अगले हफ्ते जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? कंपनी की ट्रेनिंग है। मेरे बॉस मुझे 6 महीने के लिए सपोरो भेज रहे हैं। सपोरो? हाँ, मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया? पता है मैंने इस बारे में काफी सोचा। घर से 6 महीने तक दूर रहना पॉसिबल होगा या नहीं, पर आखिर में मैंने जाने का डिसाइड किया, क्योंकि यही मौका है कुछ कर दिखाने का। अब उम्र भी बढ़ रही है, जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। तुम्हारी खुशी में मैं शामिल हूँ, पर जानते हो अगले साल 29 फरवरी को एक्सीडेंट का दिन होगा। तुम्हें नहीं लगता कि ये कोइंसिडेंस है कि तुम भी सपोरो जा रहे हो? ये क्या बोल रही हो? शायद तुम्हें इसलिए दिख रहा है ताकि तुम्हें याद रहे कि जापान नहीं जाना है। तुम यही हांगकांग रुको और मेरा वेट करना, ठीक है? पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एक बार फिर से सोच लो ना। क्या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, या फिर इस बात की टेंशन है कि मैं जापानीज लड़कियों से मिलूंगा? मैं सीरियस हूँ रायन, प्लीज मजाक मत करो। आई प्रॉमिस यू कि अगले साल 29 फरवरी को हम साथ होंगे। ये भी हो सकता है कि तब तक मैं ब्रांड न्यू रायन बन जाऊं, फिर बर्थडे मनाएंगे। तुम कहीं मत जाना, मेरा इंतजार करना। ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? घर जाकर खोलना, पता चल जाएगा। थैंक यू।情緒壞了，滿街雨都輕敲我肩。如你病了，我都顫抖。我站在原地，也不管輸光了運氣，為求沒有一點距離。
和你 जल्दी चलो 共 कैब आ गई है 我都驚慌，說話未平靜，何以自處沒你一起？我為你生，也共你喜。就算他生再遇你，未必想像般凄美，終不能倒轉印記。遇上當天的你，時代在變，亦要共你一起。願再見，沒有亦願。 अरे क्या कर रही हो? उसे तोड़ के मानोगी क्या? मैं रिपेयर कर दूंगी इसे। अंकल मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़ा डिस्काउंट दे देंगे? डिस्काउंट चाहिए तुम्हें? पैसे नहीं है तो लेकर आओ। अरे कोई बात नहीं, लेकर जाओ, तुम्हारे लिए $20। थैंक यू अंकल, बाय बाय बाय। बाय। 也許盟誓都不再受理。一起到下世紀。 थैंक यू सो मच। 總相信沒有別離，若有天。 तो बताओ तुमने क्या मांगा? अरे बस करो, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। मुझे पता है तुमने जरूर एक बॉयफ्रेंड मांगा है। अरे क्यों बोला? विश पूरी नहीं होगी अब। अच्छा बताओ उस बुक स्टोर वाले के बारे में क्या ख्याल है? ये चलो चलो अब जल्दी से पी जाओ, दोबारा ऑर्डर करते हैं ना। मेरी तरफ से। थैंक यू फियोना। वैसे सबसे ज्यादा अमीर तुम ही हो। बासागो कहाँ है? मुझे नहीं पता, आजकल वो बुक स्टोर संभाल रहा है। अब सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। रायन जापान चला गया है। वो 2017 में तुमसे मिला था, पर फियोना के साथ हुई ट्रेजेडी के बाद लगता है हमने एक नया स्पेस एंड टाइम ओपन कर दिया है। लेकिन अब तक हम ये नहीं समझ पाए हैं कि चेंज कितना आया है। चीजें वैसी हो रही हैं जैसा मैंने उन्हें देखा था। यही सही रहेगा। रायन ने कहा है कि बर्थडे से पहले वो आ जाएगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगा वो। हम जो कर सकते थे सब करके देख लिया। याद रहे, जब तक तुम हांगकांग में रहोगी तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है। मैं यीसा को खोना नहीं चाहती। हम जो भी कर रहे हैं वो सब तो बेकार जा रहा है। लगता है एक और बार सिखाना पड़ेगा। ठीक से ऑब्जर्व करना। हाँ।
अब तुम खा के देखो। पहले तो मैं रात भर जगता, बार बार बाथरूम जाता, हार्ट बीट स्लो हो जाती थी तो कभी फास्ट हो जाती थी। ऐसा क्यों हो रहा है, ये सोच के पीनी भी छोड़ दी। देखो दोस्त, अगर शराब छोड़ने से एक झटके में सब कुछ ठीक होने लगे तो हमें कौन पूछेगा? हाँ? अरे नहीं भाई, मेरे अंदर सच में बदलाव आए हैं। अब तुम ही देख लो, मेरी बेटी से मेरा रिश्ता ठीक हो गया। मैं पहले से खुश रहता हूं, लेकिन अब ये धड़कन ऊपर नीचे क्यों होती है? अरे यार, जरूर कोई बात है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम खुद ही अपना इलाज कर लो ना, मैं चेक नहीं करूंगा। अब ये देखो, तुम्हारी पल्स रेट कम ज्यादा हो रही है, फिर भी तुम जिद पर अड़े हो। बोलो ना, डॉक्टर के पास चलें क्या? अकेले डर लगता हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। साइकोलॉजिस्ट से तो मिलना ही पड़ेगा ना, आखिर ये सब किस वजह से हो रहा है ये तो हमें पता चले। मैं किस ले जाऊं? उम्र बढ़ रही है मेरी, इसका कोई इलाज नहीं। ये क्या ढूंढ रहे हैं? हाँ? ओह, कुछ साल पहले साइकोलॉजी का मैंने एलोपैथी कोर्स किया था। क्या? चाइनीज डॉक्टर एलोपैथी? अबे क्या मजाक कर रहा है यार। पता है, डॉक्टर की दवाई लेने से लोग ठीक नहीं होते हैं, बल्कि डॉक्टर से मिलने के बाद जो साइकोलॉजिकल असर दिमाग पर पड़ता है उससे वो लोग ठीक हो जाते हैं। इस तरह वो खुद ही ठीक हो जाते हैं। चाइनीज और एलोपैथी का कॉम्बिनेशन ही सबसे ज्यादा यूज में होता है। इसमें क्या है, कोई इलाज लिखा है क्या? हाँ, ये देखो ना, ये देखो इसमें क्या लिखा है। लोग इसीलिए बीमार पड़ते हैं क्योंकि उन्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं आता है और सालों तक अपने मन के अंदर गुस्सा, दुख, पछतावा लेकर घूमते रहते हैं और इसीलिए वो बीमार हो जाते हैं। अच्छा, ये सब बकवास है। तुम कमजोर हो, दिल से भी और दिमाग से भी। इमोशन थ्योरी इन मेडिकल क्लासिक में ये मेंशन है कि डिप्रेशन का मतलब होता है दिमागी स्ट्रेस। सालों से तुम मेंटल स्ट्रेस में हो, अपनी वाइफ की यादों में। तो फिर मैं क्या करूं? वो तो चली गई। देखो, मेरी बात मानो, तकलीफ से भागने की बजाय उसका सामना करो, अंदर दबा कर मत रखो। तू अपनी बकवास मत कर। जब देखो साइकोलॉजी, बुद्धिज्म की बातें, नॉनसेंस कहीं का। मैं जानता हूं कि आप ऐसे ही किसी की हेल्प नहीं करते। मैं उसकी हेल्प नहीं कर रहा, मैं बस ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि आखिर सच क्या है। ऐसा मत कहिए, मुझे पता है कि आप उसे पसंद करते हो। तुम्हें हमेशा शक था ना कि वो अपने मन से कहानियां बना रही है। हो सकता है वो अब तक ये सारी चीजें बस इमेजिन कर रही हो। ये इम्पॉसिबल है, मैंने कभी उस पर शक नहीं किया। एक बात याद रखना, जब तक वो जापान नहीं जाएगी उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। रोज किसी ना किसी बहाने से उससे मिलना ताकि उस पर नजर रख सको। हाँ, एक और बात, अगर वो कहीं चाहती है तो पहले मुझे बताना, ओके? ठीक है, मैं याद रखूंगा। और आत्मा का भी ध्यान रखना। और कुछ? फिलहाल इतना ही। सी यू सून। सुनो, अपना ख्याल रखना। हैप्पी जर्नी। लोग इसलिए बीमार पड़ते हैं क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और जिंदगी भर अपने मन में दुख, दर्द, पछतावा, गुस्से का बोझ लेकर घूमते रहते हैं, इसलिए बीमार पड़ते हैं। देखो, मेरी बात मानो, तकलीफ से भागने की बजाय उसका तुम सामना करो, अंदर दबाकर मत रखो।
रैन, यस सर, कहिए ना। तुम्हें इस इंटर्नशिप से क्या हासिल हुआ? मुझे काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला है और आपके गाइडेंस और टीचिंग के लिए थैंक यू सो मच सर। इंटर्नशिप का लास्ट दिन कब है? 21 को या फिर 20 को? 20 तारीख को सर। ओह गॉड। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे वो फुजिटा छुट्टी पर चला गया। बास्केटबॉल खेलते वक्त उसके हाथ में चोट लग गई, वो काम नहीं कर पाएगा। तो सर फुजिता ठीक तो है ना? हाँ, डॉक्टर की ट्रीटमेंट चल रही है, अब वो ठीक है, पर उसे रेस्ट करने को कहा गया है। हाँ। सुनो, तुम्हारी कुकिंग स्किल्स पहले से काफी इम्प्रूव हो गई है और अगले हफ्ते हमारे यहाँ कई गेस्ट्स ने रिजर्वेशन करके रखा है और स्टाफ की बहुत कमी है, तो तुम एक हफ्ता और रुक सकते हो क्या यहाँ? सर वो एक्चुअली क्या हुआ? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मैंने अपने किसी खास से प्रॉमिस किया है कि उसके बर्थडे से पहले मैं वापस आ जाऊंगा और उसका बर्थडे 29 फरवरी को आता है सर, तो मैं उसे मना नहीं कर पाऊंगा। आई एम रियली सॉरी सर। गर्लफ्रेंड है? नहीं सर, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ठीक है ना, तुम 28 फरवरी तक रुक जाओ, वरना मैं क्या करूंगा? तुम्हें तो पता है यहाँ स्टाफ ही नहीं है। ठीक है सर, मैं रुक जाऊंगा। पक्का ना? जबरदस्ती में तो नहीं कह रहे हो? अगर तुम रुक गए तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी, सोच लो। हाँ, मेरे लिए प्लीज। हाँ, थैंक यू। वो नया सूटकेस है? नहीं, पुराना है, मेरे बेड के नीचे रखा हुआ था। कहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं जाऊं? कब जा रहे हैं और कहाँ, किसके साथ? मैं तुम्हारा कैदी नहीं हूं महारानी साहिबा। हाँ, मुझे बस फिक्र हो रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। सुनो, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? क्योंकि एक हफ्ते बाद मुझे जाना है। एक हफ्ते बाद जाना है तो सूटकेस अभी से यहाँ क्यों रखा? क्या तुम्हें प्रॉब्लम है? वैसी हॉल में जगह नहीं है। सुनो, मेरी गैर हाजिरी में शॉप का ध्यान तुम रखोगी। हाँ, लेकिन वो तो बंद करने वाले हैं ना, तो ध्यान क्यों रखना? मिस्टर हु ने कहा कोई शॉप देखने आएगा, उसका कॉल आएगा तो तुम मैनेज कर लोगी ना? ठीक है। अरे एक पीस ये भी खाओ ना। हाँ? आप भी खाइए। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्या हुआ? तुम फिर से होकाइडो में गई थी? इसका मतलब तुम्हारी टाइम ट्रैवल का लीप ईयर से कोई रिलेशन नहीं? या वो तावीज तुम्हारे पास नहीं है इसलिए कुछ नहीं हुआ। हे, सोचो मत, कैंडल बुझाओ। तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो अब केक काटो। लाओ, मैं ही काट दूं। हेलो। हे, कहाँ हो? सुनो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, काका के घर पर हूँ। फियोना भी हमारे साथ है, तुम टेंशन मत लो। हाँ, आत्मा को डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। तुम कहीं भी जाना मत, काम खत्म होने के बाद मिलने आऊंगा, ठीक है? हाँ, ठीक सुनो, घबराओ मत, घबराओ मत, हम बस पहुंचने वाले हैं।
बहुत दिनों बाद आया ना, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें खो दिया। 28 साल हो गए इस बात को। उस दिन से मुझे यही लगता है कि मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूं। इतना बुरा हूं कि मैं तुमसे मिलने भी नहीं आया। कितना बेवकूफ हूं मैं। पिछले 28 सालों में मैं हर दिन कोशिश करता रहा कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। मैं खुद को यह बात समझाता रहा कि मुझे अकेले जीना होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि मैं खुद से झूठ बोल रहा था। देखो, ये है हमारी बेटी लाइसा। 28 साल की हो गई है। पर इतने सालों में एक बाप होने का फर्ज मैं कभी निभा नहीं पाया। मैं उससे नजरें कैसे मिलाऊंगा, समझ नहीं आता। मैंने उसे उसकी मां से अलग किया। आज तुमसे वादा करता हूं कि मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये जापान के लोग कितने अजीब हैं। इतना बड़ा शहर है, लेकिन यहां एक भी डस्टबिन नहीं है। हनी, हनी, सुनो ना। ये खास ताबीज है, इससे हमारा होने वाला बच्चा सेफ रहेगा। बेबी के आने के बाद हम हांगकांग जाएंगे, ओके? पर मुझे यहीं पर रहना है। इस ठंड को बर्दाश्त कर पाओगी? मुझे भी ठंड पसंद नहीं है, पर बचपन से यहीं रही तो अलग सा रिश्ता है। मुझे नहीं जाना यहाँ से। हे, बेबी का नाम सोचा क्या? अब तक सोचा नहीं है। अगर लड़की हुई तो यीसा, अगर लड़का हुआ तो ताकुया। कैसा लगा? ये नाम जापानीज है ना? तो तुम कोई और नाम सोच लो। हेलो, ठीक है, मैं वापस कॉल करती हूँ। हाँ?
सुबह सुबह क्या कर रही हो तुम? मेरा पासपोर्ट कहाँ है? पासपोर्ट? क्या मैंने सही सुना? बताओ ना कहाँ रखा है। पागल हो? नहीं, तुमने ही कहा था ना चाहे जो हो जाए तुम्हें नहीं दूं। प्लीज दे दो ना। हॉस्पिटल से कॉल था, डैड को अटैक आया है, वो कोमा में। अगर मैं वहां नहीं गई तो शायद उन्हें क्या कभी नहीं कहा? देख पाऊंगी। सीरियसली कहाँ है वो? होकाइडो, सपोरो में। कहा ईसा को पासपोर्ट दे दो। अगर ईसा ना बताती तो आज मैं होती यहाँ। इसका मतलब ईसा ने जो देखा वैसा शायद अब कुछ नहीं होगा। फ्यूचर कैन बी चेंज्ड। अगर होकाइडो जाना मेरी डेस्टिनी है और एक्सीडेंट होना डेस्टिनी है तो मैं उसे फेस करूंगी। घबराओ मत, तुम ठीक हो जाओगे। हम डॉक्टर से मिलने गए थे ना। घबराओ मत, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो हम घर आ गए, अब आराम करो। ओके, सब ठीक हो जाएगा। गुड बॉय। अब ये क्या? आई, आई।